उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके साथ चौथा प्रीवियस ईयर पेपर को हल करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपको 3 पेपर सॉल्व करा दिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनमें से। आज ये हमारा चौथा पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये आपका पेपर जो 1/9/2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उस पेपर का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पहले जिन लोगों ने हमारे वो 3 पेपरों के सॉल्यूशन ना देखे उनको ज़रूर आप लोग देखिए जाकर, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का नॉलेज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। तो चलिए, हर एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है और क्वेश्चनों को याद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था। 2022 के एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। तो याद रखना, ऐसा आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1931 में, ठीक है। और कहाँ किया था? तो याद रखना, अल्फ्रेड पार्क आपका था। और ये कहाँ था? ये आपके इलाहाबाद में था। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और देखते हैं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या इसमें। ये याद रखना आप खुदीराम बोस जी के बारे में। कहता है कि प्रफुल्ल चौकी के साथ मुजफ्फरपुर साजिश मामले में उनकी भूमिका के लिए मात्र 18 वर्ष की आयु में अगर आपसे पूछा जाए किस क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो आप लोग याद रखना खुदीराम बोस जी को। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते रहे और रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए आपको इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़कर जाना है। से जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे पेपर सॉल्व कराएंगे हम, और उनको सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भगवान पदासंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना, ये आपका जो महोत्सव मनाया जाता है ये आपका एक हेमिस महोत्सव होता है। तो हेमिस महोत्सव से संबंधित कुछ बातें हम लोग समझते हैं। कहता है कि जो हेमिस महोत्सव होता है ये आपके प्रत्येक वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा रहस्यवादी मुखौटा नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए इस महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा कौन सा होता है, तो आप लोग बोलेंगे रहस्यवादी मुखौटा नृत्य। इसे छम नृत्य भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए छम नृत्य किसे कहते हैं, तो छम नृत्य आप लोग बोलेंगे रहस्यवादी मुखौटा नृत्य को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपका हार्नबिल महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, और ये आपके हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए सागा उत्सव के बारे में, तो सागा उत्सव के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपके सिक्किम के लोग मनाते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए गणगौर महोत्सव, ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। तो सारे आपको चारों हमने चीज़ें बता दी है। चारों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो साइंस के क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। अगर आपका पृथ्वी में वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो आकाश का रंग आपका कैसा होगा, तो याद रखना ये आपका काला हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का कारण भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण आपका ये होता है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। आगे देखते हैं, ये भी आपके साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो खाली स्थान और जल बनेगा। तो याद रखना, इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो इनकी जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका बनेगा क्या, तो याद रखना ये आपका बनेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। और उसके साथ में जल भी बनेगा। तो इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर था? तो याद रखना, भारत जो आपका था वो किस स्थान पर था? तब जो भारत था वो आपके 10वें स्थान पर था। ठीक है, विश्व में 10वें स्थान पर था, एशिया में 4थे स्थान पर था, याद रखना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? तो याद रखना, प्रकार्यात्मक समूह जो निर्धारित करता है वो किसको निर्धारित करता है? तो वो आपके इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं निम्न में से गलत युग्म आपको पहचानना है। 3 युग्म आपके इसमें से सही है। तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होता है, बात बिल्कुल सही है। एक्सिस बैंक लिमिटेड ये आपके निजी क्षेत्र का बैंक है। केनरा बैंक ये आपके पेमेंट्स बैंक है, ये ऐसा नहीं है। एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है, ये भी बात आपकी सही है। तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो याद रखना, आपकी केनरा बैंक है क्या? तो ये आपकी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं। कहता है कि किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आपके अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जो है सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है। जैसे कि 4, इसका थोड़ा एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब सीमांत उपयोगिता कैसे? कहता है कि जैसे 4 केलों से हमें 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 केलों से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। अतः 5वें केले से 2 इकाई उपयोगिता बढ़ गई है। अतः यही 2 इकाई क्या हो जाएगी? आपकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है। आगे देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, रक्तचाप मापने के लिए हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहता है मूत्र संबंधी विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए हम लोग यूरेनोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। कहता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो याद रखना, उप इकाई जो आपकी संरचना होती है वो क्या होती है? किसकी? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। तो आपको लोगों को याद रखना है। इसका जवाब आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 50S और 30S तक ये आपकी इसकी उप इकाई संरचना होती है। आगे देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो प्रस्तावना में आए शब्द, तो गणराज्य का अर्थ जो होता है वो आपके राज्य के निर्वाचित प्रमुख से होता है। ठीक है, और इसका पद जो होता है वो आपके वंशानुगत नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना, ये आपकी वाहिनिकाएं और वाहिका, यही जो है परिवहन के लिए आपके लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो आप लोग बोलेंगे वाहिनिकाएं और वाहिका। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग हैं। कहता है कि जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना होता है।
अगर आपसे पूछा जाए जाइलम कितने तत्वों से बना होता है तो आप लोग उसका जवाब देंगे 4 अलग अलग तत्वों से बना होता है। अर्थात कौन कौन? वाहिनिका वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदुतक, इन 4 तत्वों से आपका जाइलम बना होता है। फिर कहता है कि वाहिनिकी और वाहिका मृत कोशिकाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोशिकाएं कैसी हैं तो ये मृत कोशिकाएं होती हैं जो पादपों में जल तथा खनिजों के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना जो आपकी 14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कब हुआ था तो याद रखना ये आपके 1969 में हुआ था। अगर आपसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए कब हुआ था तो 1980 में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण आ गया है। कहते हैं कि जल की कठोरता खाली स्थान का उपयोग करके दूर की जा सकती है। तो जो आपकी जल की कठोरता होती है इसको हम लोग धावन सोडा का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जल की कठोरता को किससे दूर कर सकते हैं तो याद रखना धावन सोडा का उपयोग करके हम इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। आप लोगों को धावन सोडा का रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र भी पता होना चाहिए Na2CO3 × 10H2O। और इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है धावन सोडा से संबंधित। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक विमर्शों, उनका प्रकाशन तथा प्रचार वाला देश का प्रमुख और एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो सिर्फ आपका एकमात्र संस्थान अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो ये आपकी साहित्य अकादमी है। ठीक है, इसका गठन अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था तो 1954 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये आपके रविंद्र भवन दिल्ली में है। ठीक है, इसी संस्था के द्वारा जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं वो इसी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ें आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि यौनारंभ यानी जब आपका यौवन प्रारंभ होता है, यौवन प्रारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? सिगरेट पीने के कारण या पेशी विकास के कारण या फेफड़ों के विकास के कारण या स्वर यंत्र के विकास के कारण? तो याद रखना ये आपके स्वर यंत्र के विकास के कारण यौवन अवस्था जब आपकी प्रारंभ होती है तो इसीलिए इसकी जो यौवन अवस्था आप लोगों की प्रारंभ होती है इसी कारण आपकी क्या आवाज़ जो है वो बदल जाती है, यानी लिरिक्स जो आपकी होती है वो बदल जाती है। किसकी वजह से? स्वर यंत्र के कारण। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कहता है यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है उसके दौरान आवाज़ बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वर यंत्र का विकास इसी समय होता है। जैसे जैसे मानो युवा अवस्था से गुजरता है स्वर यंत्र आपका क्या होता है वो बड़ा होता जाता है और मुखर डोरियां लंबी और मोटी होती जाती हैं जिससे व्यक्ति की आवाज़ आपकी गहरी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम खाली स्थान संरचना का अधिकार देता है। तो किस संरचना का अधिकार देता है? ये आपके द्विस्तरीय संरचना का अधिकार देता है। किन लोगों को? जो जहां पर जनसंख्या आपके 20 लाख से कम होती है उन राज्यों को। ये याद रखना पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अशोक मेहता समिति 1970 ईस्वी में आई। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी? सिफारिश की थी। कहते हैं निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान संकलन गुण प्रदर्शित करता है? तो कार्बन के समान संकलन गुण का आपका कौन प्रदर्शित करता है इन चारों में से? तो SI। SI का मतलब सिलिकॉन। ये आपका किस तरीके का गुण प्रदर्शित करता है? तो याद रखना कार्बन के समान संकलन का गुण प्रदर्शित कौन करता है? तो सिलिकॉन।
कहता है किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण खाली स्थान होगा तब चालक का अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो याद रखना, जब आपका 90 अंश होगा तभी आपके चालक को अधिकतम बल का अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो याद रखना, ये आपके बोमेन जो संपुट होता है ये आपके मानव शरीर में आपके वृक्क में स्थित होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बोमेन संपुट कहाँ स्थित होता है तो आप लोग बोलेंगे वृक्क में। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है बोमेन संपुट मानव शरीर के वृक्क में स्थित होता है। वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है, जो कोशिका गुच्छ को घेरे रखती है। कहता है किन्हीं दो, ये आपका मैथ का सवाल हमने एक ले लिया। कहता है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। फिर कहते हैं कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में खाली स्थान नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की थी। तो याद रखना, वो आपकी वर्मी वेट दवा थी जो आपकी स्वदेशी हर्बल दवा को विकसित किया था। किसने? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने। और किसके लिए? जो आपके भारत में मवेशियों के लिए, उनके इलाज के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखना, ये आपके चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है पुष्प को इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जरूर। तो याद रखना, इनमें से जो पुष्प का कहता है क्वेश्चन, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो ये आपका अंडाशय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो देखते हैं किस स्थिति में आपका अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा गया हो? जी बिल्कुल नहीं। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो? जी बिल्कुल प्रतिबिंब निर्मित करेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो फिर भी निर्मित करेगा। तो सेकंड और थर्ड आपके ऑप्शन इस पर सही हो जाएंगे। तो देखते हैं किस में दे रखा गया है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। कहता है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, तडोबा ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और यह उद्यान महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान भी है। तो ये भी बात आप लोग याद जरूर रखना। आगे देखते हैं, और ये कुछ महाराष्ट्र के अन्य हैं, इनको भी आप लोग याद रखना। नवेगांव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल, चंदोली, ये सब आपके महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनके नाम भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। कहता है कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती है। जब हम कैसे जाते हैं? समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो आपकी क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है। जरूर आप लोग याद रखना, नहीं तो आप लोग सोचेंगे नीचे की ओर जा रहे हैं तो घटेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन आपके सूत्र कृतांग, सूत्र जो है ये आपके अहिंसा का वर्णन करता है। किसमें? जैन धर्म में। क्या? सूत्र कृतांग सूत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को पहचानिए। कहता है भोजन को वायुरोधी कंटेनरों में रखने से ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद मिलती है। ऐसा तो बिल्कुल सही है ये बात। कहता है चिप्स वी
निर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लैश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए कथन आपका एक सत्य सही हो जाएगा और कथन 2 आपका असत्य। देखते हैं इसका ऑप्शन जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कितनी एयरलाइनों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपकी 9 एयरलाइनों को राष्ट्रीयकरण किया था। किसके द्वारा? वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत। इसको समझते हैं, जो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से लगभग 1.8 गुना अधिक होती है। जी बिल्कुल सही है बात है। कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक तीव्रता से प्रकीर्णित करते हैं। आगे क्या कहता है, उपरोक्त में से कौन से कथन हमें स्वच्छ आकाश के नीले रंग को समझने में मदद करते हैं? तो ये आपके दोनों कथन मदद करेंगे, तो इसका जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। तो यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इतने ही जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन अभी तक आपके इस पेपर में पूछे गए थे। जो आपका पेपर कब हुआ था? ये आपका पेपर जो 1/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में 1/9/2022 को जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो बस आप लोगों से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले 3 प्रीवियस ईयर पेपर जिन लोगों ने ना देखे हो ज़रूर आप लोग इस चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देखिए। वो सारे पेपर आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।